हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में हम करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे और कौन सी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए जरूरी है इस पर भी बात करेंगे। साथ ही हम सीखेंगे कि मेंस में इस पर जो हमारा टॉपिक है उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है और इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लिखना है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण ड्राफ्ट नियम के बारे में 2020 के बारे में, और इनसे जुड़े सभी बिंदुओं पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यह हमारा टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित है और यूपीएससी पीसीएस सिलेबस से भी संबंधित है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे टॉपिक से संबंधित यूपीएससी या यूपी पीसीएस के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। सिलेबस में लिखा हुआ है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं के कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। तो इस टॉपिक से इन सारी चीजों से संबंधित क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का जो समूह है वो अति संवेदनशील वर्गों के अंतर्गत ही आता है और हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण ड्राफ्ट नियम 2020 के बारे में भी, और इनसे जुड़े सारे मुद्दों में के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इस तरह से क्वेश्चन होगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के महत्व तथा इसके अंतर्गत हल की जाने वाली समस्याओं पर चर्चा कीजिए। तो इसी क्वेश्चन को बेस लेके हम लोग इस आगे का डिस्कशन करेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की या इसको मेंस में कैसे लिखा जाए इस पर भी बात करेंगे। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हमारा जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से किस तरह से संबंधित है। तो ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा कड़ी आलोचना करने के बाद केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम जो 2019 है के अंतर्गत तैयार किए गए नए मसौदा नियम, जिनको हम ड्राफ्ट नियम बोल रहे हैं, में पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए चिकित्सा परीक्षण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। तो ये जो अधिनियम है 2019 का, इसके तहत सरकार ने ड्राफ्ट रूल प्रस्तुत किए हैं और इन ड्राफ्ट रूल्स में एक रूल था जिसको सरकार ने अभी बदल दिया है। उस रूल में यह था कि जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने आइडेंटिटी कार्ड के लिए अप्लाई करेगा या आवेदन करेगा तो उसको चिकित्सा परीक्षण की अनिवार्यता थी पहले, बट अभी सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है क्योंकि इसके लिए ट्रांसजेंडर समुदाय की बहुत कड़ी आलोचना हुई है और उसकी वजह से सरकार ने इसको बदल दिया है और अब अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो इस वजह से ये अभी चर्चा में है और ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 की, अधिनियम 2019 की, जिसको हम इंग्लिश में एक्ट भी बोलते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो कोई भी एक्ट जब कब बनता है उससे पहले ये बिल की तरह लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। तो ये जो हमारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण बिल है वो 19 जुलाई 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था, लोकसभा में रखा गया था। इसके बाद इस पे डिस्कशन हुआ और ये लोकसभा पे 5 अगस्त 2019 को पारित हो गया। जब बिल लोकसभा में पास हो जाता है उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा में भी ये बिल 26 नवंबर 2019 को पारित हो गया। इसके बाद जब बिल राज्यसभा में पारित और लोकसभा में दोनों में पारित हो जाता है तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी इस पे साइन करते हैं और बिल फिर एक्ट के रूप में आ जाता है। तो इसके बाद ये अधिनियम बन जाता है। तो 26 नवंबर 2019 को ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण एक्ट पारित किया गया। एक्ट व्यक्तियों को अपने जेंडर की पहचान स्वयं करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आइडेंटिफिकेशन का प्रावधान करता है। इस बिल में ही प्रावधान किया गया है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं वो अगर ये समझते हैं कि वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं
तो वो आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसको पहचान प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो ले सकते हैं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से। उन्हें कुछ अधिकार और लाभ देने की बात करता है। ये बिल में ये भी कहा गया है कि इनको अधिकार और लाभ दिए जाएं। एक्ट की अधिसूचना के बाद, इसको नोटिफाइड करने के बाद, सरकार ने पब्लिक के फीडबैक के लिए 16 अप्रैल 2020 को एक्ट के ड्राफ्ट नियमों को सर्कुलेट किया। ठीक है, इसके नियम बनाए जाने के लिए पहले इनको ड्राफ्ट बना के उसको सर्कुलेट किया गया। ड्राफ्ट नियम उस तरीके, प्रकार और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं जिनके जरिए व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता दी जाएगी और साथ ही उनको लाभ और अधिकार देने के प्रोविजन किए जाएंगे। तो अब बात थोड़ा समझ आना शुरू हुई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण नियम ड्राफ्ट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं 2020 में, क्या नियम है। तो यहाँ पे जो नियम है उनमें से पहला नियम यह है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के किसी भी उत्पीड़न या भेदभाव के मामले की सुनवाई करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। समझ आया? वो कह रहा है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान है वहां पे अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है या काम कर रहा है, तो अगर उसका उत्पीड़न का मामला वहां से आता है तो उस संस्थान में एक समिति का गठन किया जाएगा इसकी जांच के लिए, उसकी सुनवाई के लिए। इसके बाद दूसरा रूल है, उपयुक्त सरकार किसी भी सरकारी अथवा निजी संस्थान या किसी प्रतिष्ठान में होने वाले भेदभाव पर रोक लगाने के लिए समुचित कदम उठाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी सरकारी, निजी या किसी भी प्रतिष्ठान में, कोई भी संस्थान हो, सरकारी हो या निजी हो, वहां पे ट्रांसजेंडर व्यक्ति के प्रति भेदभाव होता है तो उसको रोक लगाने के लिए सरकार उपयुक्त कदम उठाएगी। अगला नियम है, राज्य अधिनियम की धारा 18 के तहत आरोपित व्यक्तियों के शीघ्र अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे। अधिनियम की धारा 18 में ट्रांसजेंडर समुदाय के विरुद्ध अपराधों तथा दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये जो अधिनियम की धारा 18 है, इसमें अगर कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध करता है तो उसके लिए जो दंड दिया जाएगा उसका प्रावधान इस धारा के अंतर्गत किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि राज्य सरकारें इसके लिए उत्तरदायी होंगी कि वो जो भी व्यक्ति आरोपित होता है, आरोप लगाया जाता है जिस व्यक्ति, उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। इस तरह से ये राज्य की जिम्मेदारी है। इससे पहले वाले नियम में हम लोगों ने जाना कि ट्रांसजेंडर अधिनियम में सजा का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो उनका शोषण करता है, तो ट्रांसजेंडर समुदाय के विरुद्ध अपराध में जुर्माने के साथ साथ 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अगला नियम है, राज्य सरकारें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के मामलों की निगरानी करने तथा अधिनियम की धारा 18 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और डीजीपी के तहत एक ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल का गठन करेंगी। तो एक सेल बनाई जाएगी जिला मजिस्ट्रेट हर डिस्ट्रिक्ट में डीजीपी के तहत, और राज्य सरकारों को यह उत्तरदायित्व तो दिया गया है कि वो इनके खिलाफ, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ अपराधों के मामलों की निगरानी करें। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में। ट्रांसजेंडर जिन्हें कई नामों से हमारे समाज में जाना जाता है, जैसे LGBTQ समुदाय, किन्नर आदि। ट्रांसजेंडर व्यक्ति हम लोगों के बीच में ही जन्म लेते हैं, परंतु समाज में इनके प्रति बहुत भेदभाव होते हैं। इन्हें बहुत ही मुश्किलों भरा जीवन काटना पड़ता है। अभी तक समाज में इन्हें बहिष्कृत करके ही रखा है। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए समय समय पर कई NGO ने आवाज उठाई है और सरकार से इनके अधिकारों की मांग की गई है। सन 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको नालसा बोलते हैं, बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए और केंद्र एवं राज्य सरकारों को कानून बनाने के लिए कहा। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक थर्ड जेंडर के रूप में स्वीकारा। तो इस मामले में सरकार से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी अधिमान्यता तथा उनके कल्याण के लिए शुरू किए गए सक्रिय उपायों को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। और वहीं से इस कानून की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो कि इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में क्या क्या प्रावधान है जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए किए गए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा यहाँ पे दी गई है।
दूसरा प्रावधान है भेदभावों पर प्रतिबंध। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि भेदभाव किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि सेवा प्रदान करने से इनकार करना या अनुचित व्यवहार करना। इस तरह के भेदभाव में प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। ये भेदभाव कई क्षेत्रों में हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पादों सुविधाओं के अवसरों पे पहुंच के क्षेत्र में, कहीं आने जाने का अधिकार के क्षेत्र में, किसी प्रॉपर्टी में निवास करने, उसे किराए पर लेने या स्वामित्व हासिल करने के क्षेत्र में, सार्वजनिक या निजी पद को ग्रहण करने का अवसर के क्षेत्र में, किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुंच जिसकी देखभाल या निगरानी किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा की जाती है। तो इन सारे क्षेत्रों में भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निवास का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने परिवार में रहने तथा उसमें शामिल होने का अधिकार है। अगर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का निकट परिवार उसकी देखभाल करने में अक्षम है तो उस व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के बाद पुनर्वास केंद्र में भेजा जा सकता है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार के अधिकार की भी बात करता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी या निजी संस्था रोजगार से जुड़े मामलों जैसे भर्ती, पदोन्नति इत्यादि में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता है। शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में भेदभाव किए बिना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा, खेल, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही इस अधिनियम में स्वास्थ्य सेवा के अधिकार की भी बात की गई है। सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी और समग्र चिकित्सा बीमा योजनाएं प्रदान करेगी। इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का भी प्रावधान किया गया है। पहचान प्रमाण पत्र देने का भी प्रावधान किया गया है। कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है कि ट्रांसजेंडर के रूप में उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा सर्टिफिकेट जारी किया जाए। सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के बारे में भी इस अधिनियम में बात की गई है। यह अधिनियम कहता है कि संबंधित सरकार समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पूर्ण समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बचाव, पुनर्वास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए कदम उठाएगी। इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध को भी परिभाषित किया गया है कि क्या अपराध हो सकते हैं उनके खिलाफ, और उसके लिए दंड भी निर्धारित किया गया है। तो जैसे कि कुछ अपराधों के नाम मैं बताता हूं कि जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भीख मंगवाना, ये एक तरह का अपराध होगा। बलपूर्वक या बंधुआ मजदूरी करवाना, उन्हें सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करने से रोकना, उन्हें परिवार, गांव इत्यादि में निवास करने से रोकना, उनका शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न करना। इन अपराधों के लिए सजा 6 महीने से 2 वर्ष के बीच की है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इस तरह का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का भी निर्माण करने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो आगे हम इस लेसन पे ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद क्या है, इसका गठन किस तरह से होगा और इसके क्या कौन कौन से सदस्य होंगे। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है। हमें यह भी पता है कि सरकार ने इस अधिनियम से संबंधित कुछ नियमों का मसौदा तैयार किया है जिसे पब्लिक डोमेन में रखा है सुझावों के लिए। इन नियमों से संबंधित ट्रांसजेंडर समुदाय की बहुत सारी आपत्तियां आई हैं और इनसे कुछ मुद्दे उभर कर आए हैं। तो इन प्रमुख मुद्दों के बारे में बात करेंगे और इनका विश्लेषण भी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला मुद्दा है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के आवेदन के लिए साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट की जरूरत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अधिनियम क्या कहता है इसके बारे में। ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता के लिए अधिनियम कहता है कि जेंडर की पहचान सेल्फ परसीव करने का अधिकार व्यक्ति को है, यानी वो अपने जेंडर की पहचान स्वयं कर सकता है। ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता मिलने पर व्यक्ति सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए आवेदन कर सकता है और जिला मजिस्ट्रेट उसको सर्टिफिकेट जारी करेगा। यह सर्टिफिकेट उसकी ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान का सबूत होगा और उसे एक्ट के अंतर्गत अधिकार और लाभ इसी सर्टिफिकेट से ही मिलेंगे। तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो नियम बनाए गए हैं, ड्राफ्ट नियम, उनमें क्या कहा गया है, उनमें कहा गया है कि निम्नलिखित जो डॉक्यूमेंट हैं उसको देने पड़ेंगे। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एफिडेविट जिसमें उससे सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, अपनी घोषणा करनी पड़ेगी कि वो ट्रांसजेंडर है। इसके बाद सरकारी अस्पताल के साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट चाहिए होगी। तो इसी पॉइंट पे सारे मतलब की डिस्कशन है, आपत्ति है ट्रांसजेंडर समुदाय को कि इसकी जरूरत क्यों है। और इससे इस तरह के सवाल उठे हैं कि साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट का कारण अस्पष्ट है
कि ये रिपोर्ट क्यों चाहिए। इसमें ना तो नियम में बताया गया है और ना ही बिल में बताया गया है कि इसकी जरूरत क्यों है। साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट की विषय वस्तु भी नहीं बताई गई है कि रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होगा, डॉक्टर क्या मेंशन करेगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की कमी हमारे देश में बहुत है, तो इस तरह से इस रिपोर्ट को किस तरह से अवेलेबल होगी इसके बारे में भी बहुत सारे डाउट्स हैं। इसके बाद अगला मुद्दा है आवेदन करने के लिए 1 वर्ष पहले से आवेदक को क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी क्षेत्र में ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है तो उस एरिया में उसे पिछले 1 साल तक रहना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके संबंध में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रांसजेंडर लोगों को परिवार से बहिष्कृत किया जाता है, उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, वे बेघर बार बार हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि वो आवेदन के टाइम किसी स्थान पे लगातार 1 वर्ष रहने के लिए सबूत दे पाएं। तो अगला मुद्दा है कुछ डेटा जमा करने और उसे साझा करने के उद्देश्य निर्दिष्ट नहीं है। तो जब भी कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति आवेदन करता है सर्टिफिकेट के लिए तो उसे कुछ डेटा जमा करना पड़ेगा और उसको किसके साथ साझा किया जाएगा उसका उद्देश्य यहाँ पे नहीं बताया गया है। इसके बाद दूसरा मुद्दा यह है कि झूठा आवेदन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियां कैसे चिन्हित करेंगी कि कोई व्यक्ति झूठा आवेदन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अधिनियम में स्वयं ही कहा गया है कि जो भी आवेदन करता है उसको अधिकार है कि वो सेल्फ डिक्लेयर करे। अगर वो ट्रांसजेंडर होने का डिक्लेरेशन कर रहा है तो उसका डिक्लेरेशन ही फाइनल होगा। तो जो अधिकारी हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे कि यह व्यक्ति झूठा आवेदन कर रहा है या नहीं। नियमों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो कल्याणकारी उपायों की बात की गई है उनको निर्दिष्ट नहीं किया गया कि क्या क्या कल्याणकारी उपाय किए जाएंगे, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। बस इतना कहा गया है कि कल्याणकारी उपायों को किया जाएगा, प्रतिबंध किया जाएगा। साथ ही नियमों में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद जेंडर के निर्धारण की प्रक्रिया को अस्पष्ट है। वहां पे यह नहीं बताया गया कि उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से बाद का जो रीअसाइनमेंट जेंडर होता है उसके बाद उसे किस तरह से सर्टिफिकेशन किया जाएगा, किस तरह से डिसाइड किया जाएगा। तो लगभग इन सारे मुद्दों की वजह से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का संरक्षण अधिनियम 2019 और जो ड्राफ्ट नियम है 2020 अभी चर्चा में है और इसकी वजह से ये हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इन सारे मुद्दों को भी लिखना वहाँ पे जरूरी है और अगर हम इन सब मुद्दों को वहाँ पे लिखते हैं और उनके विश्लेषण के बारे में भी, उनके सोल्यूशन के बारे में भी वहाँ पे लिखते हैं तो हमें काफी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। हमने सीखा कि अधिनियम में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसे इंग्लिश में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म एनसीटी का गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यह अधिनियम राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन से लोग सदस्य होंगे? केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री जो कि इसके अध्यक्ष होंगे, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री सह अध्यक्ष होंगे। सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव और स्वास्थ्य, गृह मामलों, आवास, मानव संसाधन विकास से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे। इसमें अन्य सदस्यों में नीति आयोग के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। राज्य सरकारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के 5 विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। तो इस तरह से इसका गठन किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने इस लेसन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में बात की, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी हमारे समाज के ही व्यक्ति हैं, इसलिए हमें उनके अधिकारों की बात करनी चाहिए। और इसलिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद हमने यहाँ पे इसके महत्व की बात की और इसके अंतर्गत जो हल की जाने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की। जो मुद्दे हैं उन पे भी हमने डिस्कशन किया, उनके विश्लेषण की बात की। ट्रांसजेंडर की परिभाषा यहाँ पे आपको देखनी चाहिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। एनसीटी की संरचना के बारे में यहाँ पे बात की जो कि परिषद है, और इसके बाद संसद में विधेयक किस तरह से पारित होता है उसकी प्रक्रिया के बारे में बात की। स्वतंत्रता के अधिकार एवं भेदभाव के विरुद्ध अधिकारों का अवलोकन किया जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित है।
तो ये सारे पॉइंट्स हमारे दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स की बात की कि कब ये बिल आया, फिर इसके बाद किस तरह से ये पारित हुआ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 को हम लोगों ने ब्रीफ में डिस्कशन किया इसका। इसके बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण नियम ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट रूल्स हैं उनके बारे में भी बात की। उनमें ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को क्या आपत्ति है इसके बारे में बात की। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को काफ़ी अच्छे से अभी तक समझ में आ गया होगा, और मेंस के क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख पाएंगे अगर इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस की है, अगर उसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। इस लेसन में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आ रहे होंगे, आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे होंगे। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा हो सके, और मिलकर हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और उस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू।